हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ रहे थे। आप लोगों की जो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स पेपर सेकंड है, इसके अंदर हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, नाभिक के जो गुणधर्म होते हैं उनको पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने नाभिक के चार्ज के बारे में, ठीक है, Ze और नाभिक की रेडियस आदि के बारे में बात की थी और मास नंबर को डिफाइन किया था कि मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, चार्ज क्या होता है और रेडियस किस प्रकार निकालते हैं न्यूक्लियस की। तो यहाँ पर हम लोग ये सब डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे मास के बारे में, ठीक है, कि जो मास होता है एटम का वो किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, एटम का जो मास होगा वो सारा का सारा कहाँ होता है, नाभिक पर केंद्रित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा एटम का मास आएगा एक तरीके से क्या आता है, न्यूक्लियस का, नाभिक का द्रव्यमान। तो हम निकाल रहे हैं आज के लेक्चर में मास, और हमने जो कुछ और प्रॉपर्टीज लिखी थी, इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और डायपोल मोमेंट और इसकी पेरिटी, आइसोस्पिन, इन सबको हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो सारा कहाँ केंद्रित होगा, नाभिक पर। तो हम लिख सकते हैं परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक पर केंद्रित होता है। ठीक है, और जो मास होता है यानी जो द्रव्यमान है उसको किससे निकालते हैं, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ होते हैं, आगे आपके टॉपिक आएंगे मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो कोई भी एटम हमारा जो होगा, ठीक है, जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं उनके न्यूक्लियस का जो हम मास निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, मास स्पेक्ट्रोग्राफ से। ठीक है, तो आगे जब आपके टॉपिक है उनके अंदर मास स्पेक्ट्रोग्राफ कितने टाइप के होते हैं ये सारा कुछ दिया गया है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि परमाणुओं का द्रव्यमान, परमाणुओं का द्रव्यमान द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ ग्राफ से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और जो हमारा मास होगा, ठीक है, एटम का मास होगा, वो जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके मास का पूर्णांकी होता है। ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म में होता है, यानी उससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो मास होगा एटम का वो किसके अंदर निकाला जाता है, AMU के अंदर। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। तो हम लिख सकते हैं परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान AMU एटॉमिक मास यूनिट में ज्ञात करते हैं। ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो AMU जो है, 1 AMU का मान क्या होता है, AMU होता है C12, यानी कार्बन जो हमारा एटम है उसका द्रव्यमान, C12 कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान, द्रव्यमान अपॉन 12। ठीक है, जो भी हमारे एटम होते हैं उनका मास जो होगा AMU, यानी ये जो यूनिट है AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसमें ज्ञात करेंगे। ठीक है, और इस AMU का मान होता कितना है, C12 यानी कार्बन 12 परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसके 1/12वें भाग के बराबर। ठीक है, 1/12th पार्ट के बराबर होगा किसका मान,
एएमयू का मान, 1 एएमयू का मान। ठीक है, तो एएमयू की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसका 12वां भाग, ठीक है, 1/12वां भाग जो होगा वो हमारा क्या कहलाता है, एएमयू कहलाता है। और हम इसको लिख सकते हैं कि इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, C12 का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, या हम लिख सकते हैं 12 AMU इक्वल टू C12 परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, कार्बन एटम का जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा, 12 AMU के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो AMU है ये एटॉमिक मास यूनिट है, तो हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ ये कार्बन परमाणु MC12 इक्वल टू किसके है, 12 AMU के। ठीक है, तो ये हमारा AMU है। अब इस AMU का मान हम लोग MeV पर C स्क्वायर में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा AMU है, पहले अगर हम इसमें लिखें कि जो कार्बन एटम है इसके लिए हम 1 मोल का मान निकालना चाहें, ठीक है, मोल में अगर हम इसको लिखें या फिर हम इसे किलोग्राम में निकाल रहे हैं तो किस प्रकार निकालेंगे, इसको लिख लो एक बार। ठीक है, यहां तक हो गया। तो अगर हम AMU का मान केजी में निकाल रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि 1 मोल C12 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, मोल कितना होता है हमारा, किससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से, Na से। ठीक है, Na जो है वो क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो इसे हम जब मोल में निकालेंगे तो हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो Na हमारा नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, किसके बराबर था, 12 AMU, और हम किसमें निकाल रहे हैं, मोल के अंदर, तो Na इंटू 12 AMU। ठीक है, तो ये आता है 12 kg इक्वल टू Na का मान कितना होता है, 6.0 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ पर हम केजी की बात करें 26 इंटू कितना आ जाएगा, 12 AMU। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, अगर हम इसको केजी में ले रहे हैं तो ये 10 टू दी पावर 26 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 AMU का मान कितना हो जाएगा, 1 AMU इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, यहां से हमारे पास में 1 AMU का मान ये आ जाएगा कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये 1/1 AMU रहेगा, और AMU में अगर हम निकालना चाहें 1 AMU वो आ जाएगा 612 इंटू 10 टू दी पावर 26 इंटू 12। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद में अगर हम AMU को लिखना चाहें MeV पर C स्क्वायर में, तो ये आता है 931.5 इंटू MeV पर C स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। तो यहां से हमारे पास में 1 AMU का मान आता है 931.5 MeV पर C स्क्वायर। इसको हम निकालते हैं इक्वल टू MC स्क्वायर से। ठीक है, वहां से ये हम निकाल सकते हैं इक्वल टू MC स्क्वायर से। तो AMU का मान जो आएगा वो हमारा MeV पर C स्क्वायर में इतना आता है। ठीक है, तो इसको लिख लो। फिर हम लोग
न्यूक्लियस के एंगुलर मोमेंटम, उसकी स्पिन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं कोणीय संवेग। एंगुलर मोमेंटम स्पिन की, ठीक है। हमारा जो एटम होता है, ठीक है, एटम किससे मिलकर के बना होता है? एटम के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और बाहर जो कक्षाएं जो इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, ठीक है, न्यूक्लियस किससे मिलकर के बनता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनका स्पेक्ट्रम देखा जाता है इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रम जब देखते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम कब मिलता है? जब कोई एटम किसमें हो? एक्साइटेड स्टेट से क्या होता है? ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? इमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है, ठीक है। यानी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, ठीक है। ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, अगर इन्हें किसी हाई रिजोल्विंग पावर वाले से स्पेक्ट्रोग्राफ से अगर देखें, ठीक है, जिसकी भेदन क्षमता जो है वो बहुत अच्छी है, तो क्या होगा कि ये लाइनें और ज्यादा क्लोजेस्ट लाइन के अंदर विभक्त हो जाती है, ठीक है। बहुत ही पास पास लाइनों में दिखाई देती है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो मिलती हैं, इन्हें वर्ण क्रम रेखा कहते हैं। वर्ण क्रम रेखाएं, और इसे फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ये फाइन स्ट्रक्चर जो होता है, सूक्ष्म ये जो स्ट्रक्चर मिलता है इनका, तो यहां से इन वर्ण क्रम रेखाओं का इस स्पेक्ट्रम के अलावा ये लाइन भी मिल रही है, जो कि बहुत ही क्लोज लाइन होती हैं। इन लाइन को कहते हैं हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि एटम्स का जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, जो ये वर्णक्रम जो रेखाएं मिलती हैं, इस स्पेक्ट्रम में एक तो ये वाला फाइन स्ट्रक्चर मिलता है, और इसे हाई रिजोल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोग्राफ से देखने पर ये हाइपर फाइन स्ट्रक्चर मिलता है। तो इस फाइन स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कल्पना की गई थी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है, इनका इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? नेज कोणीय संवेग, ठीक है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के दो मोशन होंगे। एक तो क्या होता है? ऑर्बिटल मोशन, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? ऑर्बिटल मोशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन होगा, और इसके साथ में क्या होगा? ऑर्बिटल मोशन के कारण उनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन होता है, यानी वो क्या करते हैं? अपनी एक्सिस पर भी स्पिन मोशन करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। तो इस प्रकार
इन रेखाओं को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन के नेज कोणीय संवेग को दिया गया कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है और उसका दो टाइप का मोशन होता है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। ठीक है, अब इन हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर रेखाओं को इनसे समझाया जा सकता था इलेक्ट्रॉन से, लेकिन जब हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को समझाना था तब पाउली नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1924 में, ठीक है, इसने हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को समझाने के लिए क्या बताया कि जो न्यूक्लियन होते हैं, ठीक है, नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि इन न्यूक्लियन का भी क्या होता है, नेज कोणीय संवेग होता है, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है। यानी जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन के दो मोशन है उसी प्रकार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भी क्या होंगे, दो मोशन होंगे, ऑर्बिटल मोशन भी होगा, ठीक है, और स्पिन मोशन भी होगा। ठीक है, यानी इन दोनों को मिलाकर के न्यूक्लियॉन्स के लिए क्या किया जा सकता है, एक एंगुलर मोमेंटम या प्रचक्रण या स्पिन हम जिसे कहते हैं, वो न्यूक्लियस की स्पिन कहलाती है। ठीक है, वो डिफाइन किया जा सकता है, एंगुलर मोमेंटम डिफाइन किया जा सकता है इन न्यूक्लियॉन्स के लिए। ठीक है, और वो उस नाभिक की क्या कहलाती है, प्रचक्रण स्पिन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या है, S=1/2 होती है। ये +½ और -½ हो सकती है। पाउली के अपवर्जन प्रिंसिपल से ये इस तरह से फिल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी जो न्यूक्लियन है उनकी भी क्या होगी, इस प्रकार स्टेट होंगी, उनका भी क्या होगा, ये एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, उनका मोशन होगा, ऑर्बिटल मोशन भी होगा और उनकी स्पिन भी होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये जो ऑर्बिटल मोमेंटम है वो इस नाभिक का, न्यूक्लियस का क्या कहलाता है, स्पिन या एंगुलर मोमेंटम कहलाता है और इसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जे से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम और स्पिन है और इनकी जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है इनकी भी स्पिन होती है। ठीक है, तो स्पिन एस क्या होती है इनके लिए, 1/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए स्पिन एस इक्वल टू क्या होगी, 1/2 होगी और इन्हें न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम आया यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन का भी मोशन होगा, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन, तो यहाँ पर क्या होगा, इनका एंगुलर मोमेंटम होगा और जे को लिखते हैं J=√j × J+1 H×। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इस जे का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये जे का क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब जो एंगुलर मोमेंटम है न्यूक्लियस का, या हम बात करें न्यूक्लियस की स्पिन की, जिसे हम एंगुलर मोमेंटम या प्रचक्रण कहते हैं, स्पिन इसका न्यूक्लियस का। तो जो न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, तो ये जो कल्पना आई कि न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम होता है वो कहां से आई कि पाउली ने हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बताया कि जिस प्रकार फाइन स्ट्रक्चर को समझने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन को कंसिडर किया गया था, उसी प्रकार क्या होगा कि नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो भी क्या करते हैं, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन करते हैं और इसलिए क्या होगा, इस न्यूक्लियस का खुद का एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, उस एंगुलर मोमेंटम के कारण वहां पर न्यूक्लियस के अंदर क्या आता है, चुंबकीय आघूर्ण आता है, म्यू आता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और इसके कारण क्या होता है, वो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, तो ये जो कल्पना थी उससे न्यूक्लियस के किसी भी एटम के हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को समझाया जा सका। ठीक है, तो यहाँ से जे का मान आ गया कि जे एक क्वांटिटी होगी
और इसे क्वांटम नंबर जे से रिप्रेजेंट किया गया एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो रूट जे इंटू जे प्लस वन एच कट से देते हैं, ठीक है। और जे का जो मान होगा वो क्या होगा, जे क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन दोनों की जरूरत होगी, ठीक है। जे के मैग्नीट्यूड को भी डिफाइन करना पड़ेगा और जे की डायरेक्शन को भी डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जे हमारा क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, ये क्वांटीकृत होता है। तो क्या होगा कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जे का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन दोनों का एक साथ सही सही पता नहीं लगाया जा सकता, यानी एक साथ हम इन दोनों को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो मैग्नीट्यूड होता है इसका डायरेक्शन जो होगी वो ओनली जे जेड दिशा में ही ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार हमने कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम पहले क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा था, तो वहां पर हमने ओनली एल और एल जेड का मान ही निकाला था, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या आएगी, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही इसका मान आएगा। तो जे जेड का मान होता है, जिस प्रकार ये हमने जे का मान लिखा है, जे जेड का मान होता है एम जे एच क्रॉस, ठीक है, जहां पर ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो जिस प्रकार हमारा एल जो है एंगुलर मोमेंटम, ये क्या होता है, रूट एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस। स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस इक्वल टू क्या होगा, एस इंटू एस प्लस वन एच क्रॉस। ये सारे क्वांटाइज्ड होते हैं और इनके लिए हमारे पास में इनकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम एल जेड की बात करें तो ये आएगा एम एल एच क्रॉस, एस जेड की बात करें तो ये आएगा एम एस एच क्रॉस, और जे जो होगा वो होगा एम जे एच क्रॉस, ठीक है। और इस जे का मान दिया जाता है जे इक्वल टू एल प्लस एस से, ठीक है। एल प्लस एस से इसका मान आता है जे का, ठीक है, यह हम अभी निकालेंगे। अब जो हमारा जे है इसकी वैल्यू हमने लिखी जे इक्वल टू रूट जे इंटू जे प्लस वन एच कट, और जे जेड को हमने लिखा एम जे एच कट। तो ये जो एम जे है, जिस प्रकार हमने एम एल की वैल्यूज को लिखा था कि माइनस एल टू प्लस एल इसकी वैल्यू चलती हैं, वैसे एम जे के मान भी क्या होंगे, टू जे प्लस वन इसकी वैल्यूज होंगी और माइनस जे से प्लस जे तक, ठीक है। माइनस जे प्लस वन माइनस जे प्लस टू से लेकर के ये प्लस जे तक जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा था कि जैसे मान लो एल इक्वल टू हमारा 2 था, तो एम एल की वैल्यूज क्या थी, माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, इस प्रकार आई थी एम एल की वैल्यूज जब हमने एंगुलर मोमेंटम को किया था, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या होगा, इस एम जे की वैल्यूज आएंगी माइनस जे से प्लस जे तक। अब यहाँ पर जो हमारा एल था वो तो क्या था, एक इंटीग्रल नंबर था, पूर्णांकी संख्या थी, ठीक है। जैसे कि हमारा एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एन माइनस वन हमारा क्या होता है, एल की वैल्यूज होती है। लेकिन जो जे है वो क्या होता है, पूर्णांकी नहीं होता है, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज ही नहीं होती है, इसकी हाफ इंटीग्रल वैल्यूज भी होती हैं। यानी जे का मान 0 और 1 2 3 इस प्रकार भी हो सकता है, और जे का मान क्या हो सकता है, 1/2 3/2 5/2 आदि भी हो सकता है। अब कब इसका मान 1/2 3/2 5/2 होगा और कब इसकी इंटीग्रल वैल्यू होगी, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियन है इनके मोशन के कारण होगा, इनका मोशन होगा, ऑर्बिटल और स्पिन मोशन है यहाँ पर। तो नाभिक की क्या होंगी, एक पोजीशन होगी जिसे हम प्रचक्रण कहते हैं इसका, ठीक है। न्यूक्लियस का खुद का एंगुलर मोमेंटम होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि जे जो है वो शून्य हो सकता है, पूर्णांकी हो सकता है और अर्ध पूर्णांकी हो सकता है, ठीक है। 0 हो सकता है,
इंटीग्रल हो सकता है और हाफ इंटीग्रल हो सकता है। ठीक है, हाफ इंटीग्रल वैल्यू जिसकी आ सकती हैं। तो जो हमारा जे है, जे इक्वल टू क्या है, एल प्लस एस से हम इसको निकालते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि जब किसी एटम के लिए ए जो है, ए क्या है, मास नंबर, मास नंबर अगर इवन है, सम है, मास नंबर इवन कब कब मिल सकता है, मास नंबर किससे मिलकर के बनता है, एन प्लस जेड। ठीक है, तो ये जो मास नंबर है एन प्लस जेड, वो क्या होता है, ए इक्वल टू एन प्लस जेड होता है, जहां पर एन क्या है, न्यूट्रॉन्स है, और जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो ए इवन कब होगा, जब या तो एन और जेड दोनों ही क्या हो, इवन हो, दोनों ही सम हो। तो हमें पता है कि दो सम वैल्यूज का सम भी सम होता है, यानी अगर दो हमारी इवन वैल्यूज हैं उनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें सम वैल्यू मिलती है। ठीक है, या फिर हमें कब मिलेगा कि दोनों ही विषम हो, एन और जेड दोनों का मान ही क्या हो, ओड हो, तब हमारे पास में ए इवन आएगा। ठीक है, और जब ए इवन होता है, ठीक है, और ए इवन होने पर हमारे पास में जे की वैल्यू या तो क्या होगी, 0 होगी, या फिर इंटीग्रल वैल्यू होगी। ठीक है, 0 कब होगी, जब दोनों क्या है, इवन इवन है, एन भी इवन है और जेड भी इवन है। ठीक है, ए तो हमारा इवन है, साथ में एन भी इवन और जेड भी इवन है, तो हमारे पास में जे का मान क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, इस कंडीशन में जे 0 होगा, यानी कि जो न्यूक्लियन है, जब एन भी हमारे इवन है, जेड भी इवन है, तो ये न्यूक्लियन पेयर होकर के क्या कर रहे हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम को 0 कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जे इक्वल टू एल प्लस एस है। अगर हम एस न्यूक्लियन की बात करें, एस न्यूक्लियन का मतलब एस कक्षक की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए एस एल इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन के लिए एसपीडीएफ कक्षक होंगे, उसी प्रकार यहाँ न्यूक्लियॉन्स के लिए भी होंगे। ठीक है, उनका भी ऑर्बिटल और स्पिन मोशन हो रहा है। तो एल इक्वल टू अगर 0 है तो एस का मान क्या हो सकता है, 1/2। ठीक है, एस इक्वल टू क्या होगा, 1/2 होगा। अब हमारे पास में एक न्यूक्लियॉन की स्पिन की हम बात कर रहे हैं कि वो कितनी है, 1/2 है। अब कितने हैं, अगर इवन है, न्यूट्रॉन भी इवन है, जेड भी इवन है, तो क्या हो रहे हैं कि वो आपस में पेयर होकर के कैंसिल कर रहे हैं, सारा टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या बना रहे हैं, 0 बना रहे हैं। यानी सारे के सारे जब पेयर हो जाएंगे तो वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस को स्थायित्व प्रदान करते हैं। ये मोशन हो रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, तो हम बात कर रहे हैं कि नाभिक का मोशन हो रहा है। ठीक है, इसकी अलग अलग पोजिशंस होंगी, तो वहां पर जब एंगुलर मोमेंटम 0 है, इसका मतलब नाभिक क्या हो गया, स्थायी हो गया। तो ये सारे पेयर होकर के इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और जब हमारा एन और जेड दोनों क्या है, ओड हैं, एन भी ओड है और जेड भी ओड है, दोनों विषम होंगे, उस कंडीशन में क्या होगा कि अनपेयर्ड रह जाएंगे। ठीक है, एन हमारा ओड है, मान लो 7 है, तो इसमें से क्या हो गए, 2 यानी 3 हमारे पेयर बन गए और एक अकेला रह गया। इसी प्रकार जेड भी हमारा ओड है। ठीक है, जेड भी अगर हम 7 ही ले ले तो 7 7 14, ए तो इवन हो गया, लेकिन एन ओड है और जेड भी ओड है, तो उस टाइम पर भी क्या होगा, एक अनपेयर्ड रह जाएगा। ठीक है, तो जो दोनों अनपेयर्ड रहे हैं उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, इस कंडीशन में जे का मान हमें 1 2 3 इस प्रकार मिलते हैं। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यूज मिलती हैं। इसका मतलब जो दो अनपेयर्ड रहे हैं उन दोनों की स्पिन क्या है, सेम है। ठीक है, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं, स्पिन हाफ और -12 हो सकती है, वैसे यहाँ पर क्या है कि अनपेयर्ड हमारे क्या हो रहे हैं, इन दोनों के लिए सेम है। तो इस प्रकार हमें जे का मान क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा।
वन, यहाँ पर ये दोनों एड होंगे, जैसे 1/2 प्लस 1/2, तो ये हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, तो j के मान क्या होते हैं, l प्लस s होते हैं। s हमारा 1 है, अगर s 1 है तो ये l के अंदर एड होकर के, अगर l 0 हुआ तो 1 आ गया, 2 आ जाएगा। इस प्रकार हमारे पास में वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो जब a इवन हो लेकिन ये दोनों ओड होंगे तो क्या मिलेगा, j का मान 1, 2, 3 आदि मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा a है वो क्या हो, ओड हो। ठीक है, a ओड होगा तो a ओड कब होगा, जब या तो z ओड है और n इवन है, यानी एक नंबर ओड है और एक इवन है, तो उन दोनों का जो सम होता है वो ओड होता है। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो सकता है, या तो n ओड हो और z इवन हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में j का मान क्या मिलेगा, हाफ इंटीग्रल मिलेगा यहाँ पर 1/2, 3/2, 5/2। ठीक है, क्योंकि अगर जो भी इवन है वो वाले तो पेयर हो जाएंगे, जो ओड है उसका एक न्यूक्लियन रह जाएगा। ठीक है, एक बार इसको लिखें, ठीक है, तो यहां तक हमारे पास में क्या आ गया कि जो j इक्वल टू हमारा 1/2, 3/2 या 5/2 होगा, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा z या n कोई सा भी ओड होगा। ठीक है, जब इवन है, अगर z हमारा इवन है तो यहाँ पर ये सारे पेयर्ड होंगे, लेकिन n हमारा क्या है, अगर ओड है तो क्या हो गया कि इसका एक न्यूट्रॉन जो है वो क्या रह गया, अनपेयर्ड रह गया। ठीक है, तो न्यूट्रॉन अनपेयर्ड रह गया, तो जो न्यूट्रॉन हमारा अनपेयर्ड रहता है, ठीक है, इसका जो j का मान दिया जाएगा वो किससे होगा, l प्लस s से दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा अनपेयर्ड है तो इसका j इक्वल टू l प्लस s से आएगा, तो यहाँ पर s की जो वैल्यूज होंगी वो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये l के अंदर अब एड होंगी, तो जब l हमारा 0 है तब तो ये 1/2 आ जाएगा, अगर l 1 है तो 1 प्लस 1/2, 3/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। इस प्रकार क्या होगा कि जो अंतिम न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है जो कि अयुग्मित रहा है उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका जो न्यूक्लियस होता है उसके एंगुलर मोमेंटम को निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक बार टेबल बना लेना इस प्रकार से कि हमारा जो a का मान है, एक बार तो a क्या है, सम है। ठीक है, a सम कब कब होगा, जब n भी क्या है, सम है। ठीक है, और z भी क्या है, सम वैल्यू है, या n भी विषम है और z भी विषम है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें j का मान 0, और इस कंडीशन में j इक्वल टू 1, 2, 3। इस प्रकार दूसरी कंडीशन हमारी हो जाएगी जब a का मान क्या है, विषम है, और a विषम कब होगा, जब या तो n विषम, z सम, और या z विषम और n सम।
तब जे का मान आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी तब 1/2, 3/2, 5/2। ठीक है, तो इस प्रकार इसको बना लें एक बार। ठीक है, अब जो एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियस का होता है, ठीक है, न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम या स्पिन हमने जैसे डिफाइन किया है। अब जो न्यूक्लियस है वो किससे मिलकर के बना है? न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। ठीक है, यानी जे का मान हम कैसे निकालते हैं? L+S करके। ठीक है, जे का मान L+S से निकालते हैं, यानी जो हमारे न्यूक्लियन है इनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और इनका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, उनका जो इंटरेक्शन है उसके आधार पर हम क्या करेंगे? जे का मान निकालेंगे। ठीक है, इनके म्यूचुअल इंटरेक्शन से जे का मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जे का मान प्राप्त करने की जो विधियां है, अलग जो मॉडल हैं, उनसे हमारे पास में दो रिजल्ट आते हैं। एक तो LS कपलिंग, ठीक है, और दूसरी आती है JJ कपलिंग। LS कपलिंग क्या होता है कि जो हल्के नाभिक होते हैं, उन हल्के नाभिकों के अंदर क्या होगा कि जो ये LS कप जो हमारे पास में L और S जो कपलिंग होगी वो किस प्रकार होगा? जे का मान किस प्रकार होगा? J = L+S होता है। ठीक है, यहाँ पर जे का मान हम डायरेक्ट L+S से दे सकते हैं। ठीक है, जो हल्के नाभिक हैं उनके अंदर क्या होता है कि प्रचक्रण कक्षक युग्मन जो होगा वो दुर्बल होता है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रचक्रण और कक्षक युग्मन का मतलब है कि L और S के बीच में जो इंटरएक्शन होती है वो वीक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नाभिक के अंदर जितने भी न्यूक्लियन हैं उन सब के लिए हम टोटल L+S से जे का मान निकालते हैं। ठीक है, और जो JJ कपलिंग होती है वो किसके अंदर? ये हल्के नाभिकों के लिए आता है। और जो भारी नाभिक होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो कक्षक प्रचक्रण युग्मन होता है वो इसके अंदर क्या होगा? ये वीक होता है और इसमें स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियंस का अलग से क्या आ जाता है? खुद का जे हम निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ JI निकाल सकते हैं। जे का मान किससे? समेशन ऑफ JI से दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ Li+Si, यानी जितने भी हमारे पास में न्यूक्लियन है उन सबका L प्लस जितने भी न्यूक्लियन होंगे उन सबका S। तो ये भारी नाभिकों के लिए होता है। ठीक है, तो जे का मान एक तो हमारा LS कपलिंग और एक JJ कपलिंग, इनसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम को पढ़ा। इसके अंदर हमने एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उसको डिफाइन किया और उसको किस प्रकार से जो कपलिंग हमारी होती है। तो हल्के नाभिकों के अंदर तो क्या होगा कि जो ये कक्षक और प्रचक्रण युग्मन होगा वो वीक होता है, इसके कारण जे का मान L+S से आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि प्रचक्रण कक्षक युग्मन जो होता है वो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण खुद का हर एक न्यूक्लियन का जे आ जाता है। ठीक है, हर एक न्यूक्लियन के लिए हम क्या निकाल सकते हैं? जे का मान निकाल सकते हैं, जैसे J1, J2, J3, और उन सबका सम जो होगा वो टोटल जे होगा। ठीक है, इनके लिए हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पर अच्छे से आ जाएगा समझ में। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय आघूर्ण के बारे में, या द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा, डायपोल मोमेंट जो होता है, म्यू के बारे में। ठीक है, जो हमारा
यहाँ पर क्योंकि एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, रोटेशनल मोशन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये चुंबकीय आघूर्ण आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको स्टडी करेंगे और जो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज रही है इसके अंदर, जैसे कि पेरिटी और आइसोस्पिन, इन सबको डिफाइन करेंगे।